आज राजवीर और माही इंडिया वापस आ गए। उनके आ जाने से सभी खुश थे। कल केस की हियरिंग थी। अपने वकीलों से मिलने के लिए राजवीर जा रहा था। माही भी उसके साथ बोली माही उसके साथ निकलते हुए बोली, मुझे पास के मंदिर में उतार दीजिएगा। राजवीर उसे मंदिर में ड्रॉप करता है और अपने वकीलों से मिलने के लिए चला जाता है। शाम के 6 बजे राजवीर घर लौटा। माही इस वक्त अपने कमरे में आईने के सामने बैठे अपने आप में ही गुम थी। क्या हुआ? राजवीर घर के अंदर आते हुए माही से पूछता है और अपने लैपटॉप बैग को बेड पर रखते हुए उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। राजवीर, श्रवण कहाँ है? माही गुस्से से खड़े होते हुए बोली, ये तुम क्यों पूछ रही हो? राजवीर भी इग्नोर करते हुए बोला, बताइए राजवीर, श्रवण कहाँ है? ये अपनी सजा भुगत रहा है और क्या। राजवीर, कानून ने अभी उसे सजा नहीं दी है। माही ने कहा, ओ कमान माही, मर्डर के बाद सजा उसे मिलनी हुई है ना। और मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम इस केस में कुछ नहीं कहोगी। मैं जैसे हैंडल कर रहा हूँ मुझे हैंडल करने दो। राजवीर झुंझला रहा था। तो कोर्ट को सजा देने दीजिए ना। आपने क्यों उसे सजा दी है? माही प्लीज, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। नहीं राजवीर, आप गलत कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि मैं चुपचाप आपको गलत करने दूं। राजवीर माही की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। माही राजवीर को जाते हुए देख रही थी। तभी सर्वेंट हाथ में कॉफी और पानी का गिलास लेकर अंदर आते हुए बोली, साहब के लिए। माही उससे कॉफी लेती है और उसे टेबल पर रखते हुए राजवीर के आने का इंतजार करने लगती है। राजवीर बाहर आया, माही को देखकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला इन सब के बारे में? राजवीर के चेहरे पे ना मुस्कुराहट थी और न ही वो केयर। ये राजवीर बिल्कुल वैसा नहीं था जो पिछले कुछ दिनों से माही के साथ रहता था। हरदम मुस्कुराने वाला और हरदम उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार रहने वाला राजवीर बहुत सीरियस लग रहा था। क्या फर्क पड़ता है? मुझे कैसे पता चला? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं। राजवीर अपने हाथ के टॉवल को माही को देता है। उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था। माही वार्डरोब से उसके घर में पहनने वाले कपड़ों को देती हुई बोलती है, आप अगर गलत करोगे तो मैं आपको रोकूंगी। नाराज होंगे फिर भी मैं रोकूंगी। राजवीर ने मुस्कुराकर उसकी बात को इग्नोर किया और कॉफी हाथ में लेकर वहां रखे हुए सोफे पर बैठ गया। माही फिर से उसके बगल में बैठती हुई बोली, आप कब छोड़ेंगे श्रवण को? राजवीर मानो जैसे माही की बात सुन ही नहीं रहा था। उसे फिर से कॉफी की सिप ली और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा। अपने आप को इस तरह से इग्नोर होता देख माही ने राजवीर के हाथ से मोबाइल लेकर साइड में रखते हुए बोला, क्या है राजवीर, जवाब दीजिए। राजवीर एक झटके के साथ कॉफी को टेबल पर रखता है। कुछ कॉफी छलक कर कप से बाहर टेबल के चारों तरफ गिर गया था। तुम्हें जब बता चुका हूँ कि इस मामले को मैं अपने हिसाब से हैंडल कर रहा हूँ, बस बात यहीं पर खत्म करूँ। राजवीर का सब अब जवाब दे रहा था। राजवीर उठा और गैलरी में चला गया। वहां के फ्लावर पॉट में उसने सिगरेट का एक डिब्बा छुपा कर रखा था। उसने उसमें से सिगरेट निकाला और वहीं खड़े होकर पीने लगा। राजवीर के इस तरह चिल्लाने के कारण माही थोड़ी सी डर गई थी। राजवीर कुछ दिनों से माही से प्यार और सिर्फ प्यार से बात कर रहा था। उसका हर नखरे को सह रहा था, उसके डांट को भी बर्दाश्त कर रहा था। अचानक राजवीर का इस तरह से गुस्सा होना माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन माही राजवीर को गलत भी नहीं करने दे सकती थी। माही को पता था कि राजवीर ने श्रवण को किडनैप करवा लिया है और अभी श्रवण राजवीर के आदमियों के कब्जे में है और वो इस बारे में राजवीर से खुलकर बात करना चाहती थी। वो उठकर खड़ी हुई तो उसे सिगरेट की स्मेल आई और बाहर गैलरी में आती राजवीर स्मोक कर रहा था। वो आगे बढ़कर राजवीर के हाथों से सिगरेट को छीनकर जमीन पर मसलते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर दूसरी सिगरेट को निकालकर अपने होठों से लगाते हुए बोला, स्ट्रेस कम कर रहा हूँ। स्ट्रेस तो मुझे भी बहुत है, क्या करूं, मैं भी पी लूं? माही ने भी ताना मारा। राजवीर के एक सिगरेट माही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ट्राई करो। राजवीर, माही को यकीन नहीं हुआ। तुमने कहा ना कि तुम्हें स्ट्रेस है, लो तुम भी अपना स्ट्रेस निकालो। गुस्से से कहकर राजवीर ने उसे सिगरेट के डिब्बे को जोर से जमीन पर पटक कर फेंक दिया। माही इस तरह से राजवीर को गुस्से में व्यवहार करते देखा तो 2 कदम पीछे हो गई। उसने पैकेट को देखा और फिर राजवीर की ओर देखा। शायद राजवीर नाराज था क्योंकि माही बार बार श्रवण को छोड़ने की बात कर रही थी। राजवीर के गुस्से का जवाब गुस्से से तो दिया नहीं जा सकता था, इसलिए माही जाकर राजवीर के गले से लिपट गई, बोली, काम डाउन, शांत हो जाइए।
राजवीर अभी अपने हाथों को नीचे रखे हुए था। उसने अब तक माही को हक बैक नहीं किया था। पूरी बात बताओ, कैसे पता चला तुम्हें? राजवीर बहुत ही सीरियस आवाज में कहता है। मंदिर में श्रवण की मम्मी मिली थी, उन्होंने ही बताया कि आपने श्रवण को किडनैप कर लिया है। वो रो रही थी और कह रही थी कि कानून जो सजा देगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन राजवीर क्यों आगे बढ़कर कानून के अपने हाथ में ले रहा है? उनके कहने पर तुम आ गई मुझसे सवाल पूछने के लिए। राजवीर ने अपनी नाराजगी जताई। राजवीर, श्रवण ने गलत किया ये मानती हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो भी तो सही नहीं है। माही, हम दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। तुम अपने हिसाब से सही हो, मैं अपने हिसाब से सही हूँ। मतलब आप श्रवण को नहीं छोड़ेंगे? माही राजवीर से अलग होते बोली। राजवीर उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोला, माही, अगर मैंने कुछ किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ, मैं करती हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप पर भरोसा नहीं करती? क्योंकि तुम उनके कहने पर मुझे सवाल पूछ रही हो। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होगा। आई एम सॉरी राजवीर, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर वो बहुत रो रही थी। उन्होंने कहा कि जो सजा कानून देगा हम स्वीकार करेंगे। पर राजवीर से कहो कि वो अपनी सजा ना दे। राजवीर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, वो जानती है कि तुम इमोशनल हो जाती हो, सिर्फ इसलिए वो तुम्हारे पास आई थी। आप क्या करोगे श्रवण के साथ? माही भी उसके कंधे पर सर रखकर बोली। राजवीर ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मानो जैसे वो कुछ सोच रहा था। माही ने अपने सर को ऊपर करते हुए पूछा, राजवीर, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे ना? आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। छोड़ दूंगा उसे, लेकिन कल यहाँ से सीधे अदालत ले जाकर के। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मतलब? माही, तुम अभी बहुत भोली हो। श्रवण के पापा बहुत पावरफुल इंसान है, ये बात तुम भी जानती हो। उन्होंने श्रवण की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी और वो उसे नए नाम के साथ विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस यहाँ श्रवण को ढूंढती रहती और श्रवण विदेश में अपने नए नाम के साथ पूरी जिंदगी अय्याशी के साथ जीता रहता। ओ माय गॉड! कहकर माही राजवीर से अलग होती है और छत की रेलिंग को पकड़कर सोच में डूब गई। राजवीर उसके पीछे खड़ा होकर उसे बैकअप करते हुए बोला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ रहो और तुम्हारी इमोशनल होने का वो लोग फायदा उठाएं। माही ने अपना सर ऊपर करके राजवीर की ओर देखा। राजवीर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, कल अदालत में मैं उसे ले आऊंगा। उसे जो सजा अदालत देगी वो उसी सजा को भुगते। तुम वही चाहती हो ना? तो उसे वही सजा मिलेगी। माही पलट कर राजवीर के गले लग गई। मैं सच में इमोशनल फोन हूँ राजवीर। इमोशनल होना अच्छी बात है माही, लेकिन इसके साथ लॉजिक, रीजनिंग और लोगों को समझना भी सीखो। राजवीर माही की नाक खींचते हुए कहता है, मुझे नहीं जरूरत है, आप सब समझते हो ना? हाँ, वैसे भी तुम्हें ऐसे भी जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसे ही सबसे अच्छी हो। इन सब चीजों को संभालने के लिए मैं हूं ना तुम्हारे पास। राजवीर ने कहा। तभी माही की नजर उस सिगरेट पैक के ऊपर गई। उसने राजवीर को पीछे से धकेलते हुए कहा, इस सिगरेट को आप कब से यहाँ पर छुपाने लगे हो? अपनी चोरी पकड़े जाने पर राजवीर अपने बाल खुजलाते बोला, बहुत पहले से। मैं नहीं पीता, तुम्हें पता है ना। बस कभी कभी दिमाग काम नहीं करता तो सिगरेट पीने से दिमाग काम करने लगता है, माही ने गिराते हुए कहा। राजवीर माही को अपने करीब खींचते हुए बोला, अब जरूरत नहीं पड़ती, मेरा दिमाग को काम करवाने के लिए तुम हो ना। पर आपको पता है मुझे स्मोकिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माही राजवीर को दूर करती हुई बोली, जानता हूँ ये मैं, शादी से पहले मुझे पता है, इसलिए तो कभी तुम्हारे सामने नहीं किया। राजीव बेशर्म की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मतलब चोरी छुपे स्मोक करते थे? कहकर माही ने अपनी आंखें बड़ी करके राजवीर की ओर देखा। माही, लड़के करते हैं कभी कभी ऐसा। राजवीर प्यार से उसके चेहरे के हाथों में भरने की कोशिश करते हुए कहता है। माही ने उसके बढ़ते हुए हाथों को अपने हाथों से झटकते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। राजवीर ने उसे गोद में उठाया और कमरे के अंदर लेकर आ गया। यहाँ सरिता अपने ही इस बात से डर रही थी कि कहीं रॉकी को सब कुछ याद हुआ तो ये बात तो वो सभी को बता देगा। भले ही बात पुरानी थी, लेकिन ऐसी बातें छुपी रहे वही बढ़िया होती है। उसे जब से पता चला था कि आज रॉकी खाना खाने के लिए घर आने वाला है और काफी सहमी हुई थी वो। राजवीर ने आज रॉकी को खाना खाने के लिए बुलाया था।
वो इतने दिनों बाद विदेश से वापस आया था और कल कोर्ट की हेयरिंग में उसे रॉकी को अपने साथ लेकर जाना था। इसी को डिस्कस करने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रॉकी, तुम कल मेरे साथ चलोगे? रॉकी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाया। माही स्वीटी को देखते हुए बोली, तुम्हारे पापा आ गए? तुमने पता किया? हाँ, वो कल ही लौटे हैं, स्वीटी ने कहा। ग्रेट। फिर हम कल की हियरिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद परसों तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चले जाएंगे। राजवीर ने सैंडविच का टुकड़ा मुंह में लेते हुए कहा। आपको यकीन है ना कि मेरे पापा मान जाएंगे? स्वीटी बोली। माही मुस्कुराकर राजवीर के बाजू को पकड़ते हुए बोली, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो राजवीर नहीं कर सकती। तुम राजवीर पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। राजवीर माही की ओर देखकर अपनी आंखें छोटी करके एक आईब्रो उठाकर उसे देखाता है। वो अच्छी तरह से जान रहा था कि माही बस उसे मस्का लगा रही है कि अंदर अभी हम दोनों की लड़ाई हुई थी। ओह रियली? राजवीर ये आईब्रो को उठाते हुए पूछा। माही ने अपने होठों को हिलाया और धीरे से सॉरी कहा। तभी वीर दौड़ता हुआ आया और बोला, आप लोग अभी नहीं जा सकते हैं वहां पर। आपको याद है ना डैड, मेरा बर्थडे है? हाँ चैंप, याद है मुझे। हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। वीर खुशी से ताली बजाते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं जाकर मामा और नाना को अभी इनवाइट कर देता हूँ। बोलते हुए उसने अपने खाने की आखिरी बाइट को मुंह में लिया और दौड़ता हुआ टेलीफोन की तरफ भाग गया। उसने सच में अपने नाना नानी को फोन लगाकर अपने बर्थडे का इनविटेशन दे दिया था। सुबह सुबह नाश्ते के साथ ही सभी कोर्ट जाने के लिए निकल चुके थे। माही, राजवीर, रॉकी एक ही साथ जाते हैं, जबकि स्वीटी घर पर ही थी। राजवीर के आदमी श्रवण को लेकर अदालत पहुंच चुके थे। माही और राजवीर बाहर खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जब एक काली वैन आकर सामने रुकी, माही ने देखा कि उसमें से एक साथ फटाफट 6 लोग निकले। उसमें से श्रवण को बाहर निकाला गया। श्रवण की हालत देखकर कहा जा सकता था कि क्या पिछले दिनों से वो राजवीर के कब्जे में था। उसे बहुत परेशान किया गया होगा। बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी। माही को मानो श्रवण पर दया आ गई। और तभी राजवीर माही की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, जो दिमाग में चल रहा है वो सोचा भी तो। माही ने बच्चों सा फेस बनाकर राजवीर की ओर देखा। ये सब श्रवण पर दया करने के लायक नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुम्हारी बीवी ने भी तो मर्डर किया है। शी इज आल्सो अ मर्डर। उसे क्या सजा दोगे? बिल्कुल नहीं, आत्मरक्षा में हुआ था वो, माही से कहते हुए राजवीर पीछे की तरफ पलटा। सामने श्रवण की माँ खड़ी थी, उनके साथ उनके पति और वकीलों की टीम खड़ी थी। आपको पता होगा कि अपने आत्मरक्षा के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसे दोषी नहीं कहा जाता है। कानून भी उसे दोषी नहीं साबित करता, बल्कि आत्मरक्षा कहा जाता है। श्रवण की माँ की नजर श्रवण पर पड़ती है और वो भागकर उसके पास जाती है। श्रवण कहकर उन्होंने श्रवण को सर से लेकर हाथ, बाजू सब छू कर देखा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनके आंसू निकल आए और पलट कर राजवीर को देखते हुए बोली, कानून की बात करते हो तो देने देते ना सजा कानून को। ये क्या हाल कर दिया तुमने मेरे बेटे का। लेकर आया हूं मैं, अब कानूनी सजा देगा आपके बेटे को। मुझे पता था कि आप सब उसे यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले थे, राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है। सरवण के पापा इस बात से हैरान थे कि राजवीर को ये बात कैसे पता चली। इसे तो उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से किया था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। श्रवण के पापा ने कहा, देखो राजवीर, तान्या तुम्हारी कोई नहीं लगती है। माही के साथ श्रवण का कोई मतलब नहीं रह गया। तुम्हारी और श्रवण की दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े हो उसके? आपकी बात पूरी तरह से सच है। तान्या मेरी कोई नहीं लगती थी। मुझे उसके जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात माही और श्रवण की, इस दुनिया के किसी भी इंसान से मैं माही को शादी नहीं करने देता। इस जन्म में ही नहीं, आने वाले सभी जन्म के लिए भी मेरी है। श्रवण के पापा के वकील ने उनके कान में कुछ कहा। श्रवण के पापा अपने वकीलों की बात सुनने के बाद अपने वकीलों के पीछे पीछे कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। राजवीर ने घड़ी देखी और वो भी माही का हाथ थामे अंदर चला गया। रॉकी उनका पीछा करते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। यहाँ श्रवण को अब तक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसे लेकर कोर्ट में ले जाकर के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। राजवीर के वकील और श्रवण के वकीलों के बीच बहस के बाद आखिरकार जो सबूत अदालत में पेश किए गए थे वो काफी साबित हुए और श्रवण को उम्र कैद की सजा हुई। श्रवण की माँ अदालत का फैसला सुनते ही उठकर खड़ी होती और रोते हुए अदालत के बाहर की तरफ भाग जाती है। वो अपने कार के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। श्रवण उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था।
वो इस लाड़ प्यार में ये भूल गई थी कि लाड़ प्यार देने के साथ साथ उसे सही और गलत भी सिखाना था। खून और ड्रग में उसका साथ देना न सिर्फ श्रवण की बल्कि उनकी भी गलती थी। तभी एक एक करके सभी कोर्ट से बाहर निकलते हैं। राजवीर माही का हाथ पकड़कर आ रहा था, जबकि रॉकी उससे कुछ बातें कर रहा था। तीनों का इस बात पर ध्यान नहीं गया, पर श्रवण की माँ कार के पास खड़ी उन दोनों को ही गुस्से से देख रही थी। राजवीर कार का दरवाजा खोलता है और माही को अंदर बैठने के लिए कहता है। माही जैसे ही बैठने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, एक गोली चलने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने गोली चलाई हो, और एक झटके के साथ माही पीछे हो गई। माही के पीछे राजवीर खड़ा था। माही राजवीर के सीने से टकराई। सभी उस आवाज की दिशा की ओर देखते हैं। राजवीर ने भी उसी आवाज की दिशा की ओर देखा। श्रवण की माँ अपनी कार के बाहर खड़ी थी। उनके हाथ में एक बंदूक थी, जिससे उन्हें उन्होंने राजवीर और माही की तरफ पॉइंट करके रखा था। राजवीर छठ से माही की ओर देखा। गोली माही के बाजू को छूकर गुजर गई थी। उनका निशाना चूक गया था। माही के हाथों से खून बह रहा था। राजवीर समझ गया था कि गोली सिर्फ माही के बाजू को छूकर गई है। उसने माही के बाजू को पकड़ा और उसे अंदर की ओर बिठाया। अब तक पुलिस वाले और राजवीर के सिक्योरिटी गार्ड्स जाकर उन सभी को घेर चुके थे। राजवीर सभी को वहीं पर छोड़ता और अपनी कार में बैठकर माही को डॉक्टर के पास ले जाता है। रॉकी भी झट से बैक सीट पर बैठ गया था। कुछ ही देर में तीनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद राजवीर माही को लेकर घर आ गया। एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई थी। अगर गोली निशाने पर लग जाती तो आज पता नहीं माही के साथ क्या हो चुका होता। पूरे रास्ते राजवीर माही को अपने सीने से लगाए यही सब सोचता रहा, जबकि रॉकी ड्राइव करके कार घर लेकर आ गया। माही के लिए सभी परेशान थे। वीर भी अपनी मम्मी के हाथ में पट्टी देखकर रो रहा था। मयंक और शीतल को जब पता चला तो वो भी उससे मिलने के लिए घर आए थे। माही, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि श्रवण की फैमिली इतनी खतरनाक होगी। मैं माही के बगल में बैठे हुए बोला। सोचा था मैंने भी यही था भैया। किसे लगा था ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। वीर के बर्थडे की तैयारी जोर जोर से चल रही थी। जिस होटल में पार्टी थी सभी उस होटल में आ चुके थे। माही ने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि राजवीर ने ही उसे ला कर दिया था। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में राजवीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे और उनके आगे वीर चल रहा था। तीनों एक साथ आकर स्टेज पर रुकते हैं। बहुत ज्यादा मेहमानों को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार थे। फिर भी अच्छी खासी मेहमान की भीड़ थी। दोनों मेहमानों की खातिरदारी कर रहे थे। तभी वीर की आवाज माही के कानों में आई। मम्मा, आपने उस लड़की को क्यों बुलाया यहाँ पर? कौन? क्या हुआ? माही ने वीर से पूछा। आयत। आयत को क्यों बुलाया आपने? क्या हुआ? वो तो आपकी फ्रेंड है ना, आपके स्कूल में है वो भी। हाँ, मेरी स्कूल में पढ़ती है, पर मेरी फ्रेंड नहीं है। आई हेट हर। वीर, हेट नहीं करते किसी से बेटा। मम्मा, आई हेट हर। तभी आयत वहां आती है, 4 साल की चुलबुली से बच्ची। हेलो आंटी, कैसे हो आयत? माही ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसके सिल्की बाल हाथ के साथ ऊपर की तरफ गए और हाथ हटाते ही फिर से आगे की तरफ के लिए आ गए। मैं ठीक हूँ आंटी। माँ ने मुझे कहा कि हम लोग आपके घर आ रहे, तो मैं एकदम हैप्पी हो गई। लेकिन फिर मैं यहाँ आकर देखा आप इसकी मम्मा हो। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। माही को उसके चेहरे को देखकर हंसी आ गई। वो हंसते बोली, हाँ बेटा, मैं इसकी माँ हूँ। क्यों, क्या हुआ? आंटी, आप कितने स्वीट हो, एकदम फेरी टेल की फेरी की तरह। लेकिन आपका बेटा डेविलैंड का डेविल लगता है। आयत पीछे से आवाज आई। आयत, ऐसा नहीं कहते। माही, जो कि इस वक्त थोड़ी सी झुककर आयत से बात कर रही थी, सीधी खड़ी हुई और जाकर अपनी सहेली के गले लग गई। कैसी हो करना? मैं ठीक हूँ। इन दोनों ने फिर झगड़ा किया? इनकी कहानी तुम चलते ही रहने दो। फिलहाल अपनी गेस्ट को संभाल लो, मैं इन दोनों को संभालती हूँ, करना ने कहा। माही मुस्कुराकर पलट कर वीर और आयत की तरफ देखती है, जो कि एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो अगर परमिशन दे दी जाए तो एक दूसरे को मार डालेंगे। तुमने राजवीर को देखा क्या? दिख नहीं रहे हैं, माही करना से पूछती। नहीं नहीं, यहीं कहीं होंगे, तुम फोन कर लो। माही ने चारों तरफ हाल नजर घुमाई। कहीं राजवीर नजर नहीं आया। माही अपना फोन लेकर पार्टी से बाहर एक किनारे आते हुए
मन में बोली, पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए। तभी राजवीर का फोन आया। इनको ना कुछ काम होता ही रहता है। वो एक किनारे आई और फोन को कान से लगाते हुए बोली, राजवीर कहाँ हैं आप। तभी माही को किसी ने पीछे से अपने गले से लगा लिया। माही उसे जाने पहचाने खुशबू से मुस्कुराए बगैर ना रह पाई। राजवीर, माही, आज तुम्हें कब से देखकर तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ये सब आपने जानबूझ कर किया ना। राजवीर ने उसे अपनी तरफ घुमाया और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, वहां भीड़ है, लोगों को एंजॉय करने दो, कुछ पल मुझे अपने आप को देख लेने दो। माही ने भी अपने हाथों को ऊपर कर राजवीर के कंधे में लपेट लेती है। आपको देख कर नहीं लगता है कि आपका 6 साल का बेटा भी होगा। माही, हमें सेकंड बेबी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, माही ने झट से जवाब दिया। राजवीर अपना चेहरा छोटा करके झूठ मूठ का उदास होते हुए बोला, माही, तुम तो यार सीधे सीधे मना कर देती हो। आप भी तो सीधे सीधे पूछ लेते हो ना। मुझे चाहिए एक प्यारी सी बेटी, तुम्हारी तरह होगा। जब आना होगा आ जाएगी, तुम चाहोगे तब तो आएगा। राजवीर, माही ने गुस्से में कहा। देखा, इतना गुस्सा करोगे तो बच्चा कहाँ से आएगा। माही राजवीर के हाथ को पकड़कर हॉल की तरफ आते हुए बोली, इसके बारे में मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप बर्थडे पार्टी पहले अटेंड कीजिए। आपके बेटे का बर्थडे है और आप यहाँ मेहमानों की तरह छुपे पड़े हैं, जबकि आपको गेस्ट के साथ उनकी खातिरदारी करनी चाहिए थी। दोनों हॉल में आते हैं। माही राजवीर का हाथ छोड़कर आगे बढ़े और मुस्कुराकर राजवीर की तरफ देखा, जो कि नाराज होकर उसी को देख रहा था। माही अपना एक आंख ब्लिंक कर देती है। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो भी पार्टी की ओर बढ़ गया। पार्टी में वीर सभी को अपना वो रिमोट कार सबको दिखा रहा था जो राजवीर ने दिलाई थी। उसी में किसी ने रिमोट कंट्रोल कार के रिमोट को तोड़ दिया। अब ये किसने किया, ये तो किसी ने नहीं देखा, पर वीर ने जाकर आयत को एक थप्पड़ मार दिया। आयत की मां करना आगे बढ़कर आयत को अपनी गोद में लेकर चुप कराने लगी। माही आगे बढ़ती और वीर के ऊपर हाथ उठाने वाली होती कि राजवीर माही का हाथ पकड़कर उसे रोक देता। राजवीर, कितना बदतमीजी कर रहा है ये, माही बोली। बच्चा है, मैं समझाता हूँ, राजवीर बोला। केक पहले कट चुका था, मेहमान खाना खा रहे थे। करना भी आयत समझा बुझाकर आयत को कुछ खिलाती है और खुद भी खाने लगती है। वो जानती थी बच्चों के बीच में इस तरह की खींचातानी चलती ही रहती है, इसलिए इस बात को उन्होंने अपने दिल पर नहीं लिया। माही ने हाथ जोड़कर करना से माफी मांगी और प्यार से आयत के माथे पर भी हाथ रखकर सॉरी कहा। आयत जाकर माही के भी गले लग गई और रोने लगी। सभी मेहमानों के चले जाने के बाद अब सिर्फ घर के लोग बचे थे, जिसमें माही का ससुराल और माही का मायका, बस इतना ही था, और रॉकी और स्वीटी थे। सभी अपनी जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। जब माही ने वीर को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार से बात करनी चाहिए। वो मेरी दोस्त नहीं है मम्मा, शी इज नॉट अ फ्रेंड, हमारी फैमिली फ्रेंड है, तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड की बेटी है माही वो। वीर बिना कुछ बोले अपना खाना खा रहा था। माही, समझा दिया है मैंने उसे, नहीं करेगा अगली बार ऐसी हरकत, राजवीर ने कहा। माही को वीर के अंदर आ रहा ये बदलाव अच्छा नहीं लगा। अब वो देहरादून के लिए जाने वाले थे, जहाँ स्वीटी के पापा से उनकी शादी की बात करनी थी। सरिता कहीं बाहर गई थी। घर में रॉकी किसी काम से घर में आया था और जाते वक्त दोनों की टक्कर हो गई। सॉरी, मैंने देखा नहीं, सरिता बोली। रॉकी अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, तुमने सच में नहीं देखा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, कहकर रॉकी मुस्कुराया। सरिता को ये बात बहुत अजीब लगा। उसने रॉकी से कहा, तुम इस तरह के मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कहकर रॉकी जाने लगा। सरिता आवाज देते हुए कहती है, मुस्कुराने का कारण पूछा है मैंने, बता सकते हो? रॉकी पलटा पर कहा, मुझे यकीन है कि तुम जानबूझकर नहीं टकराई होगी, क्योंकि 10 साल काफी होते हैं इंसान की फितरत बदल जाने के लिए। सरिता के चेहरे पे जो एक छोटी सी मुस्कुराहट थी वो भी गायब हो गई। मतलब? सरिता ने पूछा। क्यों, तुम भूल गई हमारे 10 साल पहले की मुलाकात को? रॉकी बोला। सरिता का चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये जानकर कि रॉकी को याद है वो पहली बार कब और किन हालातों में मिले थे। देखो, उस दिन के लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहता और ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हो जाती है गलतियाँ उस उम्र में, कभी कभी, नो प्रॉब्लम। रॉकी सरिता के पास आते हुए बोला। सरिता के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी।
रॉकी ने फिर से कहा, लेकिन सच कहूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ था राजवीर जैसे अच्छे इंसान की बहन तुम जैसी हो सकती है। अपने जुबान को लगाम रख कर बात करो, सट्टा ने चिल्लाया। बिल्कुल, अपनी जुबान को लगाम रख कर के बात कर सकता हूँ। तुम्हारे घर में सब बहुत अच्छे हैं सरदा, बस उन लोगों को तुम ठीक से अपना नहीं पा रही हो, और ये तुम्हारी बातों में दिखता है, कहकर रॉकी चला गया। सरदा उस बातों को अनदेखा करके अंदर की ओर आ गई। अगले दिन स्वीटी, माही और राजवीर सब देहरादून स्वीटी के पापा से मिलने के लिए निकल चुके थे। स्वीटी पूरी रास्ते डरी हुई थी। उसने रॉकी के हाथों को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ा था। सभी उसकी घबराहट को समझ सकते थे। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा नहीं माने तो उसे राखी से अलग ना होना पड़े। स्वीटी के घर पहुंचते ही बड़े अदब के साथ नेताजी का एक आदमी आकर राजवीर को घर के अंदर लेकर जाता है। वाकई में काफी शानदार घर था नेताजी का। माही स्वीटी को देखते हुए बोली, स्वीटी, तुम्हारा घर सच में बहुत खूबसूरत है। स्वीटी मुस्कुरा दी। राजवीर माही के हाथ को थामे हुए आगे बढ़ता है और अपने बगल में ही माही को बिठाता है। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए नेताजी दिखाई देते हैं। सफेद रंग के कुर्ता पजामा पहने गोल मटोल से नेताजी, जिन्होंने एक नेहरू जैकेट डाल रखी थी, माथे पर बड़ा सा टीका, बड़ी बड़ी मूछें, देखकर ही कोई कह सकता था कि ये एक बाहुबली है और एक जमाने में पहलवान रहे होंगे। वो मुस्कुराते हुए नीचे उतरे और स्वीटी की ओर देखा। स्वीटी अभी भी खड़ी थी। वो अपने पापा को देखते ही उनकी तरफ बढ़ती है। हाथ दिखाकर नेताजी उसे आने से मना कर देते हैं। बाबूजी, स्वीटी ने कहा, अभी हम ना तो तुम्हारे बाबूजी हैं और ना ही तुम मेरी बेटी हो। नेताजी ने रौबदार आवाज में कहा, बच्चे गलतियां कर देते हैं नेताजी, हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने गलती क्यों की। राजवीर बोला, एक बेटी अगर घर छोड़कर चली जाए तो बाप की क्या स्थिति होती है, क्या आप जानते हैं? नेताजी ने राजवीर से सवाल पूछा। राजवीर और माही दोनों की नजर झुक गई थी, क्योंकि ये बात सही है कि अगर बेटी घर छोड़कर चली जाए तो बाप की बहुत बदनामी होती है। राजवीर मुस्कुराकर खड़े हुआ और स्वीटी के बगल में जाकर बोला, बाप भी तो प्यार को समझने को तैयार नहीं हो रहे थे। कैसे कर देता इसके साथ अपनी बेटी की शादी? जिम में लोगों को व्यायाम करके पैसा कमाता है, क्या खुश रहती है? 4 दिन में सारा प्यार गायब हो जाता। नेताजी रॉकी की ओर देखते हुए बोले, क्या शादी को ना करने के पीछे सिर्फ यही कारण था कि रॉकी जिम में काम करता है? राजवीर बोला, हमने अपनी बेटी के लिए लड़का देख रखा था और हमारी नज़र में वो उसके लिए सबसे बेहतर होता। माही खड़े होते हुए बोली, भले ही आपकी बेटी उसके साथ खुश रहती या नहीं रहती, घर अच्छा था, खुश क्यों नहीं रहती? नेताजी ने कहा, और अगर आपको एक ऐसा दामाद मिल जाए जो बढ़िया कमाता हो, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजवीर ने नेताजी से कहा, आप जानते हैं हमारे चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा इस बात से कि हमारी बेटी हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है। अपोजिशन वाले कहेंगे, अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाए, जनता को क्या संभालेगा? नेताजी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा और दूसरी तरफ घूम गए। लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं ना नेताजी, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? माही आकर स्वीटी का हाथ थामते हुए कहती है, आपकी तरह महान नहीं हूं, कहकर नेताजी ने गुस्से भरी नजरों से अपनी स्वीटी को देखा और एक नौकर से कहा, इसे इसके कमरे में बंद कर दो। स्वीटी जाकर रॉकी के पीछे छुप जाती है। रॉकी नेताजी से बोलता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी को, मैं वादा करता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से रखूंगा उसे, और अगर आपको मेरा जिम में काम करना पसंद नहीं है तो मैं अपना प्रोफेशन भी चेंज कर दूंगा। और क्या करोगे? किसी नाई की दुकान पर बैठ जाओगे या कहीं पर क्लर्क या चपरासी की नौकरी करने लगोगे? नेताजी ने ताना मारा। और ऐसा हो अगर कोई यहाँ की किसी कंपनी का बाबू बन जाए? राजवीर ने जैसे ही कहा तो नेताजी उसकी ओर देखते हैं। मैंने सुना है आप अपने प्रदेश में इंडस्ट्री खुलवाना चाहते हैं, मैं भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर नेताजी की आंखों में चमक आ गई। वो बैठते हुए बोले, यकीन मानिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही प्रॉफिट वाला होगा। हमारे यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मेहनती हैं, उन्हें बस एक मौके की जरूरत है। राजवीर ने अपने पासे को सही जगह पर जाता देख के कहा, ठीक है फिर तो मेरा इन्वेस्टमेंट, आप मुझे प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू करना है ये बताइए, और संभालने के लिए यहाँ पर रॉकी रहेगा, और इन सब के बदले में रॉकी और स्वीटी की शादी। नेताजी एक बार रॉकी और स्वीटी की ओर देखते हैं, फिर उन्होंने माही और राजवीर को देखा। उसके बाद अपने दिमाग में अपने प्रॉफिट का कैलकुलेट करने लगे, इसमें उनका सिर्फ फायदा और फायदा था।
उन्होंने अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हुए कहा, पहला फायदा चुनाव में एक जबरदस्त भाषण हो जाएगा कि राजीव मल्होत्रा जैसे देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ उनके कहने पर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो एरिया भी नेताजी को चुनना था, यानी उन्हें वहां से भी फायदा होता। फिर युवाओं से रोजगार के नाम पर वो उसका वोट लेते, ये एक अलग फायदा होता। और लास्ट जो प्रॉफिट पूरी जिंदगी उनके साथ रहता वो था कि इन सबको संभालने वाला उनका दामाद होगा, जो जैसा चाहे वैसा करवा सकते थे। वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहते, बिल्कुल ये रिश्ता पक्का, इस रिश्ते को मैं पक्का करता हूँ। स्वीटी और माही, रॉकी तीनों हैरानी से राजवीर की ओर देख रहे थे। राजवीर क्या प्लान लेकर आया था यहाँ पर, ये तो उसने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि माही को भी नहीं। उन्होंने सोचा था कि कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और यहाँ दो बातें हुई नहीं कि शादी तय हो गई। रॉकी का तो मन कर रहा था कि वो जाकर राजवीर के कदमों में लेट जाए। उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी मुसीबत कठोर से नेताजी को राजवीर ने 2 पल नहीं लगाया और अपने सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। माही ने झट से अपने हाथ को बढ़ाया और राजवीर को पकड़ते हुए राजवीर के करीब जाकर बोली, राजवीर, आपकी सब सोच कर आए थे, आपको तो सच में इसके लिए तो इनाम मिलना चाहिए। राजवीर अपने पलके झुकाकर कहता है, इनाम देना चाहती हो तो दे सकती हो। कहते हुए राजवीर ने अपना गाल आगे कर दिया। माही ने अब ध्यान दिया कि वो किस तरह से राजवीर को पकड़ के उसके कितने करीब है और यहाँ कितने सारे लोग हैं। राजवीर नेताजी से बोला, ठीक है, फिर तो आपको ये शादी कब करनी है। नेताजी राजवीर की ओर देखते हुए बोले, बताइए इन्वेस्टमेंट कब करनी है। आज से ही, चलिए जगह देख लेते हैं, फिर काम भी तो शुरू करना है। नेताजी अपने कुछ लोगों को काम पर लगा देते हैं और मेहमानों की खातिरदारी के लिए अपनी पत्नी को, जिनको अभी तक जबरदस्ती घर के अंदर बंद करके रखा हुआ था क्योंकि वो स्वीटी से मिलने की जिद कर रही थी, उन्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए कमरे में चले जाते हैं। नेताजी के जाते ही माही राजवीर के गले लगाते हुए बोली, राजवीर, आप कमाल के हो। मैं क्या क्या सोच रही थी, हमें कितना कहना पड़ेगा, उन्हें मनाना पड़ेगा, पर आपने तुरंत कर दिया। फिर 2 सेकंड रुककर अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप सच में इन्वेस्ट करने वाले हो। राजवीर मुस्कुराया और माही के गाल को खींचते हुए बोला, बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही था, व्हाई नॉट हियर। मुझे लगता है स्वीटी के लिए रॉकी अच्छी मेहनत करेगा, मुझे अच्छी प्रॉफिट कमा कर देगा यहाँ से। क्यों रॉकी? कहते हुए उसने माही को अपने गले से लगाए रखा और रॉकी की ओर देखा। रॉकी भी अपने हाथ जोड़कर कहता, मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और यकीन मानिए आपको अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होने दूंगा। वहां पर सभी चीज तय करने के बाद उनकी शादी को डेट फिक्स कर दिया जाता है। राजवीर ने 2-4 जगह को देखा, उसमें से उसे जो सबसे ज्यादा ठीक लगा उसने वहां पर सब बात फाइनल करके नेताजी और रॉकी को आपस में मिलकर बात और काम करने को कहता है। राजवीर माही को लेकर वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद माही वीर में आ रहे बदलाव को ध्यान से देखती थी और काफी हद तक राजवीर की तरह रूड भी था। वो नहीं चाहती थी कि वीर भी राजवीर की तरह रूड हो जाए। उसे एक हंसने खेलने वाला अपनी तरह खुश मिजाज बच्चा चाहिए था। वो राजवीर के पास जाकर उसके हाथ से लैपटॉप को छीनकर सोफे पर रखकर बोली, राजवीर, वीर आपके जैसा होता जा रहा है। राजवीर माही का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लाता है और कहता है, तुम मेरा बेटा है, मुझ पर ही जाएगा। तुम क्या चाहती हो? तुमने उसे किसी हीरो के जैसा उसे बनाना चाहती हो? माही गुस्से से राजवीर को बोली, राजवीर, आप समझ नहीं रहे हो और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे। कहकर माही जैसे उठने लगी। राजवीर उसे पकड़कर खींचता है। माही उसके सीने से जा लगती है। राजवीर उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि वो रूड हो रहा है? बाप के गुण तो आते हैं ना बेटे में। राजवीर ने कहा, माँ के क्यों नहीं आते, जबकि माँ ज्यादा मेहनत करती है बच्चों के लिए। माही ने बच्चे जैसा मुंह बनाकर कहा, वो तो जब हमारी बेटी होगी ना तो उसके अंदर आएंगे ना तुम्हारे गुण। कब से कह रहा हूँ एक बेटी दे दूँ, अपनी जैसी प्यारी, सुन ही नहीं रही हो। राजवीर, आप ना। माही कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो राजवीर को छोड़कर बाथरूम में भागी। राजवीर भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कहकर राजवीर ने माही की पीठ को सहलाई, क्योंकि माही इस वक्त उल्टी कर रही थी। हमेशा चिल्लाता रहता हूँ मत खाओ उल्टा सीधा, पर नहीं, रोज ऑफिस से आते वक्त पानी पूरी खाना होता है, रोज ऑफिस जाते वक्त तुम्हें आइसक्रीम खाना होता है। अरे यहाँ तक तो ठीक है,
खाना खाने के बाद सोने से पहले तुम मूंगफली चने खाने होते हैं। माई, इस तरह से कौन खाता है? माई, जिसकी उल्टी तो बंद हो चुकी थी, लेकिन राजवीर के इतने बड़े लेक्चर को सुनकर उसका सर दर्द जरूर शुरू हो गया था। वो घूर कर राजवीर को देख रही थी और इस बात से अनजान राजवीर माही को हेल्दी डाइट पर लेक्चर देते जा रहा था। वो घूर कर राजवीर की ओर देखने लगी। राजवीर समझ गया माही नाराज हो गई है। उसने तुरंत अपने मूड को चेंज किया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, खा लिया तो? तुम्हें जो मन करे तुम खा सकती हो, कहकर उसने प्यार से टॉवल को उठाया और माही के पूरे चेहरे को प्यार से पोंछने लगा। माही के चेहरे से भी अब गुस्सा गायब हो चुका था, पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब तुम ठीक हो? राजवीर ने टॉवल को वहीं बकेट में फेंकते हुए बोला। माही राजवीर के गले लगते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आता है। आपको कुछ बताना है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि। हाँ बोलो, क्या हुआ? राजवीर माही को गोद में उठाए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, राजवीर, मुझे लगता है कि आप जो कहते रहते हो ना, बेटी दे दो बेटी दे दो, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी बेटी मिलने वाली है। राजवीर को कुछ सेकंड लगा माही की बात को समझते हुए, फिर उसकी आंखों में चमक आई और वो खुश होकर बोला, आर यू प्रेग्नेंट? माही ने अपनी पलकें झपका दी। माही इस वक्त राजवीर की गोद में थी। राजवीर उसे अपनी गोद में ही लिए गोल गोल घूमते हुए बोला, माही मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। राजवीर इतनी जोर से गोल गोल घूम रहा था कि माही ने कस कर अपने दोनों हाथों से राजवीर के गले को कस के पकड़ लिया। बस राजवीर बस, मुझे चक्कर आने लगेगा। राजवीर रुकता है, उसे प्यार से सोफे पर बिठाया, उसकी हथेलियों को चूमकर बोला, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। अच्छा जरा बताइए आप कितने खुश हो? मैं अभी ये सबको बताता हूँ, कहकर वो बाहर जाने को हुआ कि माही उसे रोकते हुए बोली, अरे रुकिए, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर लेकर आया। सुधा जी बाहर सोफे पर बैठी थी। इस तरह हंसते हुए राजवीर को बाहर निकलते देखकर कहती हैं, क्या बात है, कहीं बाहर जा रहे हो तुम दोनों? हम 1 घंटे में आते हैं और सब ठीक रहा तो आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, कहकर दोनों बाहर निकल गए। रंजीत जी सुधा जी की ओर देखते हुए बोले, ये कौन सी खुशखबरी लाने गया है? सुधा जी जो कि इस वक्त बाहर की तरफ देख रही थी, घर से आकर रंजीत जी के पास बैठते हुए बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही माँ बनने वाली है? क्या? रंजीत जी खुश होते हुए बोले, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, अब तो आएंगे तभी पता चलेगा, सुधा जी ने कहा। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर सब ठीक है ना? राजवीर ने माही के डॉक्टर से पूछा। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ प्रेग्नेंट के कारण वीकनेस है। मैंने कुछ मेडिसिन दे दिया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मतलब? आपने कहा सब ठीक है, मेडिसिन क्यों? राजवीर घबराते हुए बोला, हाँ मिस्टर मल्होत्रा सब ठीक है, पर प्रेगनेंसी 1 दिन की बात नहीं होती, पूरे 8 महीने अभी आपको संभालना है। इनके खाने पीने में हर चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, कहकर राजवीर माही के हाथ को हाथ में पकड़कर डॉक्टर से कहता है, क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि बेटा है या बेटी? मिस्टर मल्होत्रा, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और आपको पता होगा कि ये नहीं किया जा सकता है, गर्भ की जांच करवाना कानूनन अपराध है। आई नो डॉक्टर, बस मुझे पता करना है कि क्या इस बार भी मेरे जैसा एक खड़ूस बेटा ही होने वाला है या मेरी माही की तरह प्यारी बेटी होने वाली है। राजवीर ने अपनी बात की सफाई दी। डॉक्टर राजवीर की बात पर मुस्कुरा देती है। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, अब आप मुझे बता दोगे तो मुझे पता होगा ना कि मुझे माही की तरह प्यारी बेटी हो रही है, इसका मतलब मुझे आगे बच्चे नहीं चाहिए। राजवीर, और अगर बेटा हुआ तो? माही तुरंत बोल पड़ी, तो माही जब तक तुम मुझे एक प्यारी बेटी नहीं दे देती तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। राजवीर ने बहुत ही आराम से अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए बोला, आप ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे बेटी नहीं हुई तो भले मुझे 5 बेटे क्यों ना हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? माही राजवीर को घूरते हुए बोली। डॉक्टर प्यार से मुस्कुराकर उन दोनों को उस मियाँ बीवी वाले लड़ाई को देख रही थी। हमारे पास इतना बड़ा घर है, अच्छा खासा बिजनेस है, तुम 5 क्या 500 बच्चों को भी जन्म दे दो तो भी मैं पाल सकता हूँ। राजवीर ने माही की गाल खींचते हुए बोला, राजवीर यू आर मैड। फिर माही ने डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, थैंक यू डॉक्टर, मेरे पति का ना खुशी में दिमाग खराब हो गया है, कहकर उसने राजवीर को देखा और निकल गई। डॉक्टर माही को जाते हुए देख रही थी। वो राजवीर से बोली, जाइए मनाइए अब अपनी बीवी को,
और याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो पूरे 8 महीने आपको कोशिश करते रहनी है इनको इसी तरह मनाने की। ऑफ कोर्स डॉक्टर, ये तो मैं उसे छेड़ने के लिए कह रहा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेटा हो या बेटी, मेरी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक रहे। राजवीर ने डॉक्टर से हाथ मिलाया। वो तो जब आपने 500 बच्चों की बात कही तभी मैं समझ गई कि आप उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। डॉक्टर से हाथ मिलाकर राजवीर बाहर आया तो देखा माही गाड़ी से टेक लगाए गुस्से में पार्किंग एरिया में खड़ी थी। राजवीर फिर से अपने चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ा। क्या हुआ, वहां से क्यों आ गई तुम? कुछ नहीं, चलिए घर चलते हैं। बोलकर माही जैसे आगे बढ़ती है, राजवीर उसके हाथ को पकड़कर उसे दरवाजे से लगाकर खड़ा करते हुए बोला, क्या हुआ? आप कुछ भी बोल देते हो, समझते भी नहीं। जैसी उम्र बढ़ रही है अपना सठिया रहे हो। माही, क्या कहा तुमने? राजवीर माही को पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, मैं आपको सठिया गया बुढ़ा कह रही हूँ? माही के चेहरे पर एक नटखट वाली मुस्कुराहट थी। राजवीर समझ गया कि अंदर वो माही को चिढ़ा रहा था, यहाँ माही उसे चिढ़ा रही है। अच्छा, मतलब तुम समझ गई? बहुत अच्छी तरह से। दिन प्रतिदिन आप शैतान होते जा रहे हो। कभी कभी मुझे मेरे बच्चों को लेकर डर लगने लगता है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे बच्चों को संभालने में हो, उनको पढ़ाने में हो, या उनको मारने पीटने में हो। तुम एक मारना, मैं 2 मारूंगा। माही जोर से ठहाका मारकर हंसने लगती है। राजवीर ने उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा, उसके माथे को चूमते हुए बोला, ये सब मजाक था, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है तुम खुश रहो, बच्चा सही से आ जाए। बस तुम जैसा चाहो सब ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलत फैसला नहीं लेती। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।